जो पहली प्राथमिकता रही वो आजादी की रही। जैसे कि उस समय के सभी धाराओं की वही एक प्राथमिकता थी। और बाबा साहब की प्राथमिकता जो है वो जो समाज को लिबरेट करने की थी, वो भी आजादी की ही प्राथमिकता वो थी। लेकिन वो पूरी जाति व्यवस्था से आजाद करने की उनकी अपनी प्राथमिकता थी। और इसलिए मुझे लगता है कि आप आजादी के फ्रेम में अगर देखेंगे तो दोनों लोग एक ही जगह पर खड़े हुए दिखलाई पड़ेंगे। उसमें एक ये सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या एक राजनीतिक आजादी, अंग्रेजों से आजादी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझको ऐसा लगता है कि गांधी जी का उस समय जो विचार था कि हमारे देश को आजादी की, अंग्रेजों से आजादी की जरूरत है, अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। ये जो पूरा सोच था, ये पूरे देश का सोच था। ये कोई एक तबके का सोच नहीं था, क्योंकि आज जो पूरी इतिहास में जो सब बातें निकल करके आई हैं, उससे ये पता चलता है कि समाज के सभी तबकों ने आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम किया। किसी की भूमिका बहुत ज्यादा महिमा मंडित कर दी गई और किसी की भूमिका को एकदम अननोन करके दबा दिया गया। वो लोगों के सामने नहीं आने दिया, क्योंकि ये इतिहास कोई छोटा नहीं है आजादी के। तो मुझे लगता है कि दोनों आजादी के नायक थे। स्वतंत्रता आंदोलन मतलब मेरे को आज की स्थिति में भी ये है कि बाबा साहब जिस आजादी की बात कर रहे थे, वो आजादी से हम आज भी बहुत ज्यादा दूर हैं। और 15 अगस्त 1947 के बाद में अगर जो सबसे बड़ा जो हमारे सामने एक प्रश्न था, वो यही था कि हम जिसे मनुवाद से आजादी की बात कहते हैं, और वो शब्द तो आजकल ऐसा हो गया है कि अगर कोई आजादी की बात करे तो उसे माओवादी मान लेते हैं, उसको नक्सलवादी मान लेते हैं, उसको राष्ट्रद्रोही मान लेते हैं, उसको जेल के अंदर पहुंचा देते हैं। तो वो जो पूरी बात थी, तो वो आज उस मायने में बहुत ज्यादा एक रेलेवेंट है। और गांधी जी ने जिस पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी, वो जहां पर आज पहुंची, तो उसके अंदर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि हम सही मायने में आजाद हो पाए या नहीं हो पाए। लेकिन मेरा एक और कहना है, वो मेरा कहना यह है कि दोनों का जो सोच था या उद्देश्य था, वो उद्देश्य बड़े डॉक्टर बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जो उन्होंने घोषित तौर पे कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, तो हम उसकी दिशा में भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वो चुनौती के तौर पे खड़ा है। और गांधी जी ने भी जिस किस्म की आजादी चाहिए थी, वो आजादी जो है वो भी हमको मिली नहीं है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर इस स्थान पे आज खड़े हुए हैं आजादी के 74 साल के बाद में, कि बाबा साहब का सपना और गांधी का सपना, उस दोनों के सपने का समाज जो बनना चाहिए था। और अगर मैं समाज की जगह पर मैं अगर इंसान की बात करूं, कि अगर इंसान बनना चाहिए था, एक नया मनुष्य का निर्माण होना चाहिए, और नया मनुष्य, नया समाज, नया देश, तो वो जो है उससे हम बहुत ज्यादा दूर हैं। और मुझको लगता है कि यही हम लोगों के लिए गांधी और बाबा साहब की संवाद की जरूरत इसीलिए ही है कि आज के समय में जब हम जो बात अनिल चमड़िया जी जो बात कह रहे थे, कि आप, एक तो ये है कि आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, एक तो ये है कि आप उसी समय की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें और उसी की बहुत बारीकियों में जाएं। और दूसरी बात यह है कि दोनों का जो अपना लक्ष्य था, वो लक्ष्य से हम कितना दूर हैं, और उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अकेले, जैसे उस समय भी आजादी की लड़ाई अगर अकेले लड़ी गई होती तो वो बात नहीं बनती, जब तक बाबा साहब का जो उसके अंदर इनपुट था, जो उन्होंने एक तरीके से पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को, या मैं कहूं कि पूरी, उस समय तो कांग्रेस पार्टी थी, या जो उस समय फ्रीडम मूवमेंट के लोग थे, उन्होंने सोशल जस्टिस का जो पूरा मुद्दा था उससे दीक्षित प्रशिक्षित समझाने का, बताने का, और उनके साथ बहुत बड़े बड़े पूरे देश के अंदर लोग थे, उन्होंने वो किया। लेकिन अभी हम उससे दोनों के सपनों को साकार करने से बहुत दूर हैं। और जो भी अस्त्र लगेगा, गांधी जी के आजादी के आंदोलन का जो अस्त्र था, वो
सत्य अहिंसा सत्याग्रह था, और बाबा साहब का भी वही अस्त्र है, और आज भी वही अस्त्र सबसे ज्यादा कारगर है। तो मुझको लगता है कि ये जो मेथडोलॉजी है इस आजादी को पाने की, वो मेथडोलॉजी एकदम स्पष्ट है, और उसके अंदर गांधी जी और बाबा साहब की एकदम 100% समानता है। किसी भी स्तर के ऊपर कहीं पर भी जाकर के बाबा साहब वायलेंस को जो है प्रोपोगेट करने के लिए तैयार नहीं है, स्वीकार करने को उसको वो तैयार नहीं है, और हर समय उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर बात की है। जब उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया आखिरी में जाकर के, तो फैक्ट्स के ऊपर आधार पर किया, उन्होंने विम्स के आधार पर नहीं किया, लाइकिंग डिसलाइक और डिसलाइकिंग के आधार पर नहीं किया। तो मैं ये जरूर चाहूंगा, कस्बे साहब से मैं ये जरूर चाहूंगा कि ये जो एक सवाल है कि गांधी जी के आजादी का सपना और बाबा साहब के आजादी का सपना, क्या उसके अनुरूप आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उस सपने से हम कितना दूर हैं, और उसके लिए हमें आज क्या करने की जरूरत है, क्योंकि कस्बे साहब को बार बार सुनने हम लोगों को मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आज अगर मिल गए हैं तो हम चाहते हैं कि इस बात का जवाब वो जरूर दें, और अनिल चमड़िया जी ने भी जो अपनी बात रखते हुए जो दृष्टिकोण रखा है उसके ऊपर भी अगर वो टीका करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हम सबके लिए। माननीय कस्बे साहब। ये बात तो सही है कि बाबा साहब के सपना और गांधी जी का सपना तो अधूरा ही रहा है। वो पूरा तभी हो सकता है जब बाबा साहब और गांधी जी ये दोनों के विचार का ऐसा गठन हो कि उसमें से एक नया, बिल्कुल परिवर्तनवादी, बिल्कुल रिवोल्यूशनरी ऐसा थिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि उस जमाने का वक्त और आज उसमें बहुत अंतर हो गया है। ग्लोबलाइजेशन के बाद तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बदल गई, इंसान बदल गया, पूरी चीजें बदल गई है, और आज तो हर एक आदमी खुद से एलिनेट होता है। एलिनेशन की जो थ्योरी थी, जो मार्क्स ने एक बार कही थी, जो पहले हेगल ने भी कही थी, तो आदमी महसूस नहीं करता कि मैं कुछ तो भी हूं, मैं कोई तो भी हूं, मैं कुछ करने वाला हूं, मेरा अस्तित्व है, यही पूछ गया है दुनिया से। तो एक ऐसी विचारधारा को हमने बढ़ावा देना चाहिए, या ऐसी एक विचारधारा का सर्जन करना चाहिए कि जिसमें बाबा साहब के विचार और गांधी जी के विचार और कुछ समाजवादी चीजें जितने भी है, एक बात तो बिल्कुल तय है कि समाजवाद के सिवा दुनिया में कोई भी मनुष्य का, कोई भी देश का, कोई भी राष्ट्र का, जितनी भी उनके सामने चुनौतियां है उसका हल नहीं हो सकता। 1936 में, 1936 में बाबा साहब ने घोषित किया था कि मैं सोशलिस्ट हूं, और मैं सोशलिस्ट इसलिए हूं, और मैं कांग्रेस में इसलिए नहीं हूं कि कांग्रेस में जो सोशलिस्ट है उनका दम घुट रहा है, मैं मेरा दम घुटने देने वाला नहीं हूं, मुझे बिल्कुल खुली हवा चाहिए, उस वक्त बाबा साहब ने कहा था। तो समाजवादी समाज रचने का स्थापना करने के लिए ऐसी एक 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 एक, एक विचार प्रणाली, ऐसे एक आइडियोलॉजी का हमको निर्माण करना होगा। ये आइडियोलॉजी कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक राष्ट्र नहीं कर सकता। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स का जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो थ्योरी थी विज्ञान में, तो उसके लिए पूरे के पूरे दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे वो अकेले आए थे, कम्युनिकेशन करते थे, और उसके बाद वो ये दुनिया कैसी है इसके बारे में जो पता चला, वैसा आज पूरी दुनिया के चिंतक जितने हैं जो चाहते हैं कि इस अवस्था से बदलाव हो,
और कुछ अच्छा हो और मानवतावाद की स्थापना हो, तो उन्होंने इकट्ठा आके इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसी एक आइडियोलॉजी का निर्माण होना चाहिए। जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। बोलिए। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ कस्बे जी से, कि आपने जो समता की बात कही, समाजवाद की बात कही, वो तो मुझको ऐसा लगता है कि जो संविधान है, संविधान वो दस्तावेज जो है वो आजादी के आंदोलन के मूल्यों का, बाबा साहब के नेतृत्व में बना हुआ है संविधान, लेकिन उसका जो सार है, उसके जो वैल्यूज हैं, वो पूरे वैल्यूज फ्रीडम मूवमेंट के वो पूरे वैल्यूज हैं। ये बात एकदम स्पष्ट है। तो आज जो चित्र है, वो जो हम जिस आप विचारधारा की बात कर रहे हैं कि गांधी और अंबेडकर जी की समन्वय की विचारधारा, तो मुझे लगता है कि संविधान में वो विचारधारा निहित है। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर पहली बार हम लोगों ने देखा, जब सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ में जब आंदोलन पूरे देश में चला, मैं उस समय एक समाजवादी विचार यात्रा को लेकर पूरे देश में घूम रहा था। 50 जगह पर शाहीन बाग के अंदर मुझे जाने का मौका मिला, और वहां पर 5,000 10,000 महिलाएं रात के 12 बजे मुस्लिम महिलाएं खड़ी हैं। तो वहां पर जो एक कॉमन चीज थी, वो भारत का संविधान था और बाबा साहब का वहां पर फोटो था। मेरा मतलब ये है कि क्या इसको आप इस तरीके से देखते हैं क्या, कि भारत के संविधान में गांधी और बाबा साहब का समन्वय है, और उसके इर्द गिर्द वही एक विचारधारा, संविधान की विचारधारा को लेकर ही हम एक बड़ा अगर कोई आंदोलन खड़ा करें या एक समाज के अंदर बदलाव को लेकर के बात करें, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है, बात आगे बन सकती है। ये बाबा मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं। नहीं, ये बात तो सही है कि संविधान में जो भी चीजें लाई गई है, वो तो स्वातंत्र्य आंदोलन के तहत जितने भी कुछ हुआ है और जितने भी मूल्य थे, उनका प्रतिबिंब तो है ही उसमें। लेकिन उससे और कुछ चीजें चाहिए थी। मैं आपको अगर याद दिलाऊं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब जवाहरलाल नेहरू ने रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब बाबा साहब ने दिया हुआ जो भाषण है, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि खाली इन लफ्जों का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाना होगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन सी चीजें लानी चाहिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अब है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कुछ जगह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो न करते हुए भी कुछ राव साहब लगता है कनेक्शन संपर्क टूट गया है। तो ये संपर्क अगर बनता भी है तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी देर में मेरा अनुरोध ये है, लता जी, आपको जो इस पे टिप्पणी करनी है, आप अगर टिप्पणी जो है, अगर आप अपनी टिप्पणी भी अगर आप कर देती, और तब तक अगर कस्बे जी जुड़ते तो हम उनकी बात से उसको समाप्त कर सकते थे। आपकी जो भी टिप्पणी है आज के दोनों वक्ताओं के ऊपर। एक तो बहुत महत्व की बात राव साहब ने रखी। मुझे लगता है कि मैं उसके कुछ बिंदु बता दूं कि राव साहब के वक्तव्य के आज महत्व के बिंदु ये रहे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और गांधी, इन दोनों के बीच में जिस तरीके का एक अंतर्द्वंद्व रखा जाता है, वो ज्यादातर से एक घटना के इर्द गिर्द रखा जाता है, वो है पुनः करार। इसको लेकर और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज परिषद को लेकर राव साहब कस्बे जी ने जो तथ्य रखे, फिर ये भी तथ्य रखे कि यानी जिस तरीके से राजकुमारी अमृत कौर जी का और मुरियल लेस्टर जी का इसमें योगदान रहा, ये भी इन्होंने तथ्य रखा कि कोई एक आंदोलन जब होता है तो केवल दो व्यक्ति नहीं होते हैं, बहुत लोगों की सहभागिता होती है। लेकिन इन दो व्यक्तियों की जो आइडियोलॉजी थी और ये दो व्यक्तियों का जो कृति कार्यक्रम था, वो दिखने में एक दूसरे से अलग था। ये दोनों की तरफ से आता है, जैसे कि अनिल जी ने भी ये बात रखी कि ये
एक द्वंद्व था जो एक दूसरे को गति दे रहा था। एक राजकीय राजनीतिक क्रांति की बात करना और दूसरी तरफ एक सामाजिक क्रांति की बात करना, ये चल रहा था। तो एक रिवोल्यूशनरी बात करना और वैश्वीकरण के दौर में बात करना, इसको लेकर राव साहब जी बात रख रहे थे और उनका कहना था कि समता और समाजवाद, ये जो डॉक्टर सुनीलम ने भी कहा कि आंदोलन के मूल्य है, तो उसको लेकर राव साहब जो बात रख रहे थे वो बीच में खंडित हुई थी। अभी राव साहब फिर से जुड़ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा खत्म करूं और राव साहब जी का पहले सुनूं और फिर बाद में मैं कंक्लूड करूं। राव साहब। हेलो हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है राव साहब, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, काय प्रश्न आहे ते मला नीट कळालं नाही, मैंने सुना नहीं आपको, ऑडियो नहीं। इसके आगे बोलिएगा। क्या आपने जो कुछ कहा है वो मैंने सुना नहीं ठीक ढंग से। नहीं, आप अपना कंटिन्यू कीजिए। आप जो बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के और समन्वय को का किस तरीके के से आगे बढ़ने की जो बात है आज के संदर्भ में, आजादी के 74 साल के बाद में, आपने जो समन्वय की बात कही और मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही, आपने कहा कि उसमें कुछ कमियां हैं और उसको किस तरीके से जोड़ने की जरूरत है, उसके ऊपर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। हाँ बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि आप जो कमी बता रहे थे, आपने जो मेरा कहना था कि आजादी के मूल्य जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं और समता उसका मुख्य मूल्य है, और उसमें आपने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी और जरूरत है आज के संदर्भ में, उसके ऊपर आप बोल रहे थे, तो आप उसमें अगर कुछ जोड़ेंगे तो आप बताएं। तो वही मैं आपको याद दिलाता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो सभी मूल्य है। ये जो आपकी बात है बिल्कुल बराबर है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही। लेकिन बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन देते वक्त जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को पॉलिटिकल समता दे रहा हूं, वन मैन वन वैल्यू जो अंबेडकर का पहला मूल्य था, उसके बगैर मैं सिर्फ आपको वन मैन वन वोट दे रहा हूं। और जब तक ये पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी में परिवर्तित नहीं हो जाती, जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आ जाती, जब तक सोशल इक्वालिटी नहीं आ जाती, तब तक भारत में लोकतंत्र आना बिल्कुल असंभव है। इसलिए आगे की सरकारें जो भी आएगी, उन्होंने ये काम करना चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर हमने ये करना चाहिए कि जैसे हमने राजकीय समता लाई, पॉलिटिकल इक्वालिटी लाई, वैसे भी हमको सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात भी करना चाहिए। इसकी आज आवश्यकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, उसमें सभी मूल्य है भी, लेकिन हम सोशल इक्वालिटी कैसे लाएंगे और हम इकोनॉमिक इक्वालिटी कैसे लाएंगे, ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो उसमें अंतर्भाव होना था वो नहीं होने की वजह से वो तो छोड़ दिया। वो तो कहाँ छोड़ दिया? वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में छोड़ दिया
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो ज्यूरिडिक्शन में आता ही नहीं, तो वो कुछ करने की बात ही नहीं सरकार के लिए, सरकार तो नहीं करेगी। तो वो करने के लिए जो प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, वो करने के लिए सरकार को मजबूर कैसा करना चाहिए, सरकार के ऊपर दबाव कैसा लाना चाहिए, उसके लिए जो करना है, उसके लिए हमें जनाधार की जरूरत है। और अगर जनाधार पैदा करना चाहते हैं आप लोग, तो पूरे के पूरे लेफ्टिस्ट पार्टी जितनी भी है आज भारत में, और गांधीवादी भी जितने हैं, ये कांग्रेस वाले भी जितने हैं, ये कांग्रेस में तो कोई समाजवादी अभी होगा या नहीं मुझे तो भरोसा नहीं है, शायद होगा भी कोई, वो जितने भी सोशलिस्ट है हिंदुस्तान में, जो लेफ्टिस्ट है हिंदुस्तान में, चाहे वो सीपीएम हो, सीपीआई हो, सोशलिस्ट पार्टीज हो, और पूरी के पूरी दलित पार्टी, पूरा का पूरा दलित समुदाय अगर इकट्ठित हो तो एक जन संगठन उसके पीछे रहेगा, और उसके दबाव से हम सरकार पे दबाव ला सकते हैं कि जो चीजें मार्गदर्शक तत्व में है, जो चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हैं, उनका अमल किया जाए। मुझे लगता है कि आपने कस्बे साहब जो कोर बात है वो आपने कही है, क्योंकि उस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू जब करने के ऊपर बहस चली तो सवाल रिसोर्सेस का आया, और उस समय बहुत छोटा सा बजट था, लेकिन अब तो जो है ये बजट 28-29 लाख करोड़ का बजट है। तो वो जो बजट वाला एक मुझे लगता है कि मामला तो पॉलिटिकल विल का था, लेकिन बहस के अंदर इसको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो एक तरफ के दरकिनार कर दिया गया, उसके पीछे रिसोर्सेस का कारण बताया गया था। तो अब वो रिसोर्सेस का कारण भी खत्म हो गया है, और इसलिए वो जो आपने कहा कि एक तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर लेफ्ट का या और कांग्रेस का और सोशलिस्टों का अगर कुछ बनना हो, तो वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसको इस देश में इंप्लीमेंट किया जाए और उसको मैंडेटरी बनाया जाए, और जो है जी ये एक बात है। जी 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 जी। लेकिन ये तो जनाधार के सिवा हो नहीं सकता, और उसको अगर जनाधार चाहिए तो पूरे के पूरे लेफ्टिस्ट लोगों ने इकट्ठे होना चाहिए, उसके सिवा तो कोई दूसरा पर्याय मुझे नहीं दिखता। एक बात राव साहेब जी बार बार आ रही है और सबने कहा है, राव साहेब जी के व्याख्यान में जिस आज अंबेडकर और गांधी को लेकर जो जिक्र था, तो बहुत सारे लेफ्टिस्टों को लग रहा है कि वो लेफ्ट आउट है, और बार बार बात आ रही है कि आपने उसके बारे में रखा नहीं। तो मैं दर्शकों को और श्रोताओं को जिन्होंने राव साहेब की मराठी में किताबें हैं इसलिए नहीं पढ़ी होगी, तो लेकिन उनकी हिंदी में और अंग्रेजी में भी उसका अनुवाद हुआ है, लेकिन ये बता दूं कि मार्क्स और अंबेडकर को लेकर भी राव साहेब ने अपना ग्रंथ लिखा है, और एक बहुत अलग तरीके की वामपंथी समझ लेकर ये दोनों मुद्दों को, दोनों व्यक्तियों को भी और दोनों के अंतर्द्वंद्वों को भी राव साहेब बिल्कुल बहुत अलग तरीके से इतिहास के आधार पर बयान करते रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अभी हमारा वक्त खत्म होने को आया है, लेकिन ये जो चर्चा और बहस चली है, इस बहस को 10 सितंबर तक हम लोग जारी रखने वाले हैं। हम चाहते हैं कि राव साहेब को अगर थोड़ा समय हो तो अगर वो समारोह में हमारे साथ थोड़ा भी जुड़ेंगे तो हमको बहुत हर्ष होगा, क्योंकि आपकी किताब 2 अक्टूबर को जो आ रही है, वो 2 अक्टूबर को आने वाली इस किताब को 5 भाषाओं में वो आ रही है, और मैं दर्शकों को और श्रोताओं को बताती हूँ कि आप लोग बिल्कुल उत्सुक होंगे। तो जो आज ये तो मेरी जो किताबें हैं वो सब किताबें हिंदी में भी आ गई है। हाँ। वो हिंदी में जो संवाद पब्लिकेशन है उन्होंने, आलोक श्रीवास्तव ने सभी छापी है, और ये अभी जो है ये लोक वाङ्मय गृह और पीपल्स पब्लिशिंग हाउस एक प्रोजेक्ट ले रहा है, और वो प्रोजेक्ट वो सभी भाषाओं में ये गांधी वाली जो किताब है वो लाने वाला है। बहुत बढ़िया। मैं लता जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो है इसका पूरा जो पब्लिकेशन है, जो बुक्स हैं अवेलेबल, गांधी और बाबा साहब के को लेकर के जो बुक्स अवेलेबल हैं,
हम लोगों को उसकी भी एक सूची तैयार करनी चाहिए और उसको भी सोशल मीडिया के अंदर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए, ताकि ये बहस को लोग पढ़कर भी देखें और पढ़कर भी इसमें सवाल करने का काम करें। तभी जो है, जो हमारे वक्ता हैं वो तो बहुत ही ज्ञानी हैं और बहुत विद्वान हैं, लेकिन उनकी पूरी उपयोगिता तभी हो पाएगी जब लोग पूरा पढ़ करके सवाल अगर कुछ करेंगे। और हम लोग आगे से कोशिश ये करेंगे कि जैसे अनिल चमड़िया जी हैं, वो 8 तारीख को आने वाले हैं मुख्य वक्ता के तौर पर, तो हम ये सब चाहेंगे कि लोग जो हैं वो अपने सवाल जरूर दें। और बहुत सारे साथी जो हैं, अभी मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर गोल्डी जॉर्ज जो है वो लिख रहे हैं कि अमेजिंग डिस्कशन, थैंक्स टू डॉक्टर राव साहब कस्बे, डॉक्टर प्रतिभा जी एंड एवरीबॉडी, सबको उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया अनिल चमड़िया जी को, और इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, ये डॉक्टर गोल्डी जॉर्ज जी कह रहे हैं। गुमान सिंह जी एक हमारे हिमाचल के साथी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप भाई लेफ्ट को मत छोड़िए और लेफ्ट के वक्ताओं को भी आप जरूर बुलाइए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो बहुजन संवाद जो है, ये तो आप अगर पिछले 76 दिन से अगर देख रहे होंगे तो इसमें लेफ्ट के बहुत जो चिंतक हैं वो इसमें लगातार आते रहे हैं और आगे भी आने वाले हैं। ये समन्वय का ही एक प्रयास है, इसलिए लेफ्ट को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये वाली बात स्पष्ट है। लेकिन ये है कि ये हमारा, क्योंकि इस समय गांधी जी और बाबा साहब के ऊपर फोकस है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर शायद कभी जब समय देंगे राव साहब कस्बे जी, तो हम लोग जो आपने अभी जिस किताब का जिक्र लता जी ने किया था, उस किताब के अराउंड भी हम लोग बातचीत करेंगे। मार्क्स और जो उस समय का पूरा जो डायनेमिक्स था उसको लेकर के भी हम लोग उसकी चर्चा करने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब काफी समय हुआ है। अगर अनिल जी कुछ बोलना चाहें, एक आपका एक कमेंट अगर आप कुछ करना चाहें तो उस कमेंट के बाद में फिर हम लोग इसको समाप्त करेंगे लता जी के वक्तव्य के साथ। मैं केवल दो तीन सेंटेंस बोलना चाहता हूं जी, कि दरअसल मैंने जो शुरू में कहा कि एक आंतरिक संघर्ष को ब्रॉडन करना, यानी आंतरिक संघर्ष को लगातार बढ़ाना, ये जो तकनीक हमारे बीच में चल रही है, इसने ही ये जो डायलॉग का प्रोसेस था, यानी लेफ्ट, गांधी, अंबेडकर, इस डायलॉग के प्रोसेस को ये जो दूसरी विचारधारा है जो आंतरिक संघर्ष को तेज करना चाहती है, उसने अपनी व्याख्याओं की घुसपैठ हमारे भीतर अच्छी तरह करा दी है। हम इसी वजह से ये जो समन्वय है, उस समन्वय की कड़ी को जोड़ नहीं पाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि राव साहब ने एक बात कही, और क्या बात कही, उन्होंने नए फैक्ट्स लाए, यानी कि हम जितनी भी बातें कर रहे हैं अभी हम मुकम्मल फैक्ट्स हमारे पास नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं हमारे सामने मुकम्मल फैक्ट्स आ जाए, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि क्या हम लोग बहस जो कर रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन पे कर रहे हैं, यानी जो फैक्ट लाया गया है और उसके आधार पर जो एक वर्चस्वशाली जो व्याख्या है, उस व्याख्या को हम ज्यादा उसके शिकार हो रहे हैं। मेरा यही मानना है कि हम वर्चस्वशाली जो व्याख्या है उसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं, नंबर एक बात। नंबर दो, तो देखिए समाज में वही शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है और वही समाज को आगे ले जाती है जिसके पास व्याख्या करने की सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमने व्याख्या करनी, अपनी इंटरप्रिटेशन देना, अपनी व्याख्या को छोड़ दिया है, हम दूसरे की व्याख्या पर ही बात कर रहे हैं। अगर हम नए तरीके से आज की तारीख में जो 74 साल का जो सामग्री है उसको सामने रखकर अब अपने नए तरह की व्याख्याएं हम लोग पेश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि समन्वय और संवाद के अलावा और कोई दूसरा रास्ता निकलेगा और दूसरा कोई रास्ता निकल सकता है। ये मेरा मानना है।